हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग डेवलपमेंट ऑफ चिक के बारे में पढ़ रहे थे। उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए इसमें आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, विदलन और क्लीवेज इन द चिक। मुर्गी का अंडा बहुपीतकी होता है, अतः इसमें विदलन अंशभंजी मीरोब्लास्टिक तथा बिम्बॉब और डिस्कॉइडल प्रकार की होती है। इस प्रकार की विदलन अंडे में केवल सक्रिय कोरक बिंब या जननिक बिंब तक ही सीमित रहती है। पीतक विदलन के समय अविभाजित ही रहता है। अंशभंजी विदलन के कारण सक्रिय जीवद्रव्य अपूर्ण रूप से विभिन्न क्षेत्रों में विभेदित हो जाता है। यह विभेदन विदलन खांचों के कारण होता है। प्रत्येक विदलन के फलस्वरूप केंद्रक तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, परंतु जीव द्रव्य केवल विदलन खांच द्वारा पृथक क्षेत्र में विभाजित हो जाता है। यही नहीं, ये विदलन खांचे संपूर्ण जननिक बिंब के मध्य भाग तक ही सीमित रहती हैं। इस कारण जननिक बिंब के मध्य की कोशिकाएं परिधीय अविभाजित कोशिका द्रव से पृथक हो जाती हैं। इस परिधीय अविभाजित भाग को सीमांतीय क्षेत्र या परिधीय क्षेत्र और मार्जिनल जोन और पेरिब्लास्ट कहते हैं। इसमें प्रथम विदलन निषेचन के लगभग 3 घंटे बाद प्रारंभ होता है तथा रेखांशित और मेरिडायनल प्रकार की होती है। विदलन खांच जननिक बिंब के मध्य में प्राणी ध्रुव से पीतक ध्रुव की ओर बढ़ती है, थ्रू एनिमल पोल टू वेजिटल पोल। यह विदलन खांच सतही प्रकार की होती है तथा यह जननिक बिंब की गहराइयों तक नहीं पहुंचती है। अतः जननिक बिंब 2 कोरक खंडों में विभाजित हो जाती है। प्रथम विदलन के पश्चात भी बनने वाली दोनों कोरक खंड ब्लास्टोमियर्स का कोशिका द्रव्य विदलन खांच के नीचे आपस में सतत रहता है। प्रथम विदलन के परिणाम स्वरूप 2 अपूर्ण कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। द्वितीय विदलन और सेकेंड डिवीजन भी प्रथम विदलन की भांति ही मेरिडायोनल प्रकार का होता है, परंतु यह प्रथम विदलन के संपूर्ण होता है। द्वितीय विदलन भी प्रथम विदलन की तरह अधिक गहराई न होकर सतही होती है, जिसके परिणाम स्वरूप 4 अपूर्ण कोरक खंड बन जाते हैं। अभी भी सभी कोरक खंडों का कोशिका द्रव्य अविभाजित एवं सतत रहता है। तृतीय विदलन ऊर्ध्व तलीय वर्टिकल होती है। यह विदलन द्वितीय विदलन के समकोण पर होती है तथा प्रथम के समानांतर होती है। ठीक है, जैसा पहला वाला होता है उसके समानांतर होती है। तृतीय विदलन के परिणाम स्वरूप 8 कोरक खंडों का निर्माण हो जाता है, 8 सेल्स बन जाती हैं। चतुर्थ विदलन भी ऊर्ध्व तलीय होता है, परंतु यह विदलन तुल्यकालिक नहीं होती है। इस विदलन के पश्चात होने वाले सभी विदलन अनियमित हो जाते हैं। इस विदलन के पश्चात केंद्रीय तथा परिधीय कोशिकाओं में स्पष्ट विभेदन हो जाता है। चतुर्थ विभेदन के परिणाम स्वरूप 8 छोटे आकार की केंद्रीय तथा 8 बड़े आकार की परिधीय कोरक खंडों का निर्माण होता है। केंद्रीय कोशिकाएं कोरक बिंब के मध्य में स्थित होती हैं तथा इनकी निश्चित सीमाएं होती हैं। परिधीय कोशिकाएं केंद्रीय कोशिकाओं की परिधि पर स्थित होती है तथा इनकी सीमाएं अपूर्ण होती हैं। ये कोशिकाएं अविभाजित सीमांतीय क्षेत्र और पेरिब्लास्ट तथा पीतक से सतत रहती हैं। हम ये जो डिवीजन के बारे में पढ़ रहे हैं विदलन, इसके चित्र अभी हम आगे देख लेंगे, तो आप उससे अच्छे से पढ़ लेना। विदलन के परिणाम स्वरूप जब भ्रूण एम्ब्रियो
32 कोशिकीय अवस्था में आता है, 32 कोशिकीय अवस्था में आता है, तो अगला विदलन क्षैतिज तलीय और हॉरिजॉन्टल होता है। इस प्रकार के विदलन से बहुस्तरीय कोरक चर्म और ब्लास्टोडर्म का निर्माण हो जाता है। भ्रूण की इस अवस्था को मॉरूला अवस्था कहते हैं। धीरे धीरे केंद्रीय कोशिकाओं तथा पीतक के मध्य एक गुहा का विकास होता है। इस गुहा को हम अधोजनिक गुहा और सब जर्मिनल कैविटी कहते हैं। इस गुहा का विकास पीतक के विखंडन के कारण होता है। यह गुहा कोरक चर्म को उसके नीचे उपस्थित पीतक से पृथक कर देती है। सीमांतीय कोशिकाएं और मार्जिनल सेल्स पीतक को ऊपर से ढकी रहती हैं। कोरक चर्म की कोशिकाएं तो पूर्ण रूप से सीमा युक्त होती हैं, जो विभाजित होकर कोरक चर्म को 4 या 5 स्तरीय बनाती हैं। केंद्रीय कोशिकाओं का निचला स्तर, जो अपूर्ण सीमाओं वाली कोशिकाओं का बना होता है, केंद्रीय पेरिब्लास्ट और सेंट्रल पेरिब्लास्ट कहलाता है। इसी तरह सीमांत कोशिकाएं, मार्जिनल सेल्स, जो पीतक पर उपस्थित रहती हैं, सीमांती पेरिब्लास्ट और मार्जिनल पेरिब्लास्ट का निर्माण करती हैं। ये पेरिब्लास्ट दोनों केंद्रीय व सीमांती पीतक के पाचन का कार्य करते हैं तथा विकसित हो रहे भ्रूण को पोषक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। कोरक चर्म के मध्य भाग में जो अधोजनिक गुहा के ऊपर की ओर स्थित होता है, भ्रूणीय कोशिकाएं और एम्ब्रियोनिक सेल्स पाई जाती हैं। ये ही कोशिकाएं आगे चलकर भ्रूण के निर्माण में भाग लेती हैं। अब इस क्षेत्र की कोशिकाओं में पृथक्करण हो जाता है। छोटे आकार की कम व पीतक वाली कोरक खंड ब्लास्टोमियर्स सतही स्तर और एपिब्लास्ट का निर्माण करते हैं तथा बड़े आकार की पीतक युक्त कोरक खंड, जो अधोजनिक गुहा की ओर स्थित होती है, परस्पर मिलकर हाइपोब्लास्ट का स्तर का निर्माण करती है। एपिब्लास्ट व हाइपोब्लास्ट के मध्य की गुहा अपकोरक गुहा और ब्लास्टोसील कहलाती है। इनमें से एपिब्लास्ट एक्टोडर्म के समान तथा हाइपोब्लास्ट एंडोडर्म के समान होती है। यह क्रिया विस्तरण और डीलैमिनेशन या बहु अंतर्वलन द्वारा संपन्न होती है। इस प्रकार विदलन के पश्चात जननिक बिंब एक बिंब रूपी कोरक और ब्लास्टुला में परिवर्तित हो जाती है तथा इसे हम क्या कहते हैं? बिंब कोरक और डिस्कोब्लास्टुला कहते हैं। यह अब देखिए मुर्गी के अंडे में विदलन के प्रकार। हम देखेंगे अंडे में 2 एरिया बता रखे हैं, ब्लास्टोडिस्क एंड पेरिब्लास्ट। पहला जो विदलन होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है, एनिमल पोल टू वेजिटल पोल। दिस इज द सेकेंड डिवीजन, जो कि पहले विदलन के समकोण होता है, 90 डिग्री के एंगल पे होता है। फिर आगे हम देख रहे हैं इसका थर्ड एंड फोर्थ डिवीजन, ठीक। और ये चिक का अर्ली मॉरूला स्टेज है। यदि हम बिंब कोरक अवस्था और डिस्कोब्लास्टुला अवस्था में अंडे को देखें तो इसमें 2 स्पष्ट क्षेत्र दिखाई देते हैं। एक तो बिंब कोरक के मध्य का पारदर्शक भाग, जिसमें छोटे व पीतक विहीन कोरक खंड पाए जाते हैं, इसे पारदर्शी क्षेत्र और एरिया पेलुसिडा कहते हैं। इस क्षेत्र के नीचे कोरक गुहा स्थित होती है। दूसरा वह क्षेत्र है जो बिंब कोरक या परिधीय भाग बनाता है। इस भाग में बड़ी व पीतक युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसे
हम अपारदर्शी क्षेत्र और एरिया ओपेका कहते हैं। इस अवस्था में मादा मुर्गी अंडे को बाहर निकाल देती है। अब हम इसके फेट मैप्स ऑफ डिस्कोब्लास्टुला। डिस्कोब्लास्टुला अवस्था के अंदर कई तरीकों से उस अंडे को अभिरंजित किया जाता है और फिर उसका अध्ययन किया जाता है कि इस क्षेत्र का भाग आगे चल के अंडे का कौन सा भाग बनाएगा या एम्ब्रियो में क्या चीज बनाएगा। तो इसकी कई टेक्निक्स होती हैं इसको स्टेन करने की। कई उसमें टेक्निक में है, एक तो वाइटल स्टेनिंग, दूसरा कार्बन पार्टिकल स्टेनिंग एंड थर्ड इज रेडियो एक्टिव स्टेनिंग। इसको जब हम स्टेन करके देखते हैं अंडे को, तो इस अवस्था में दो स्पष्ट क्षेत्र दिखाई देते हैं, जैसा हमने अभी पहले बताया, एरिया पेलुसिडा और पारदर्शी क्षेत्र तथा अपारदर्शी क्षेत्र एरिया ओपेका। इनमें से जो अपारदर्शी क्षेत्र है एरिया ओपेका, वह क्षेत्र भ्रूण निर्माण में कोई सहयोग या वास्ता नहीं रखता है, अर्थात यह क्षेत्र भ्रूण के निर्माण में भाग नहीं लेता, बल्कि यह भाग अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स व रक्त वाहिकाओं का निर्माण करता है। यह भाग पीतक के पाचन में भी भाग लेता है। बिम्बकोरक के पारदर्शी क्षेत्र और एरिया पेलुसिडा की एपिब्लास्ट तथा हाइपोब्लास्ट भ्रूणीय विकास के दौरान विभिन्न संभावी क्षेत्रों का निर्माण करते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। एपिब्लास्ट का अग्र 2/3 भाग संभावी एक्टोडर्म बनाता है। इसका अधिकांश भाग संभावी एपिडर्मिस तथा अतिरिक्त भ्रूणीय एक्टोडर्म का निर्माण करती है। एक्टोडर्म क्षेत्र का पश्च अग्र चंद्राकार भाग संभावी तंत्रिकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। तंत्रिकीय क्षेत्र के ठीक पीछे का भाग संभावी मेरुदंड या नोटोकॉर्ड का निर्माण होता है। नोटोकॉर्ड के पीछे वाला भाग प्रीकॉर्डियल मेसोडर्म का निर्माण करते हैं और प्रीकॉर्डियल क्षेत्र के दोनों ओर का भाग पार्श्वीय मेसोडर्मल प्लेट का निर्माण करते हैं। इसके चित्र अभी हम देख लेंगे। Thank you so much about this lecture. Thank you.